नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। बिहार चुनाव, आरजेडी नेता का विवादित बयान। कहा, प्रधानमंत्री मोदी को अब भी लग रहा है कि वो दंगे वाले मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग आज होगी और चुनावी नतीजे आने में महज 4 दिन बचे हैं। दोस्तों इसी बीच आरजेडी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दे डाला। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री को दंगे वाले मुख्यमंत्री कह दिया। उन्होंने कहा कि मोदी अब भी गुजरात के दंगे वाले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी गरिमा नहीं रख पाए। सिद्दीकी ने अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करते हुए कहा कि आदरणीय अटल बिहारी जी का व्यवहार भी हमने देखा है। वह देश और समाज को समझते थे, यहाँ की संस्कृति को समझते थे। यही कारण है कि अल्पसंख्यक आज भी उनका आदर करते हैं। लेकिन मोदी जी को एहसास नहीं हो रहा है कि वह देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें अब भी लग रहा है कि वह वही गुजरात वाले दंगे वाले मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अर्नब गोस्वामी को नहीं मिली राहत, जमानत पर टली सुनवाई। जी हां दोस्तों, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब को आज भी राहत नहीं दी। जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई आज होगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अर्नब गोस्वामी ने इंटीरियर डिजाइनर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दायर की है। उन्होंने महाराष्ट्र में अलीबाग पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द किए जाने की अपील की है। दोस्तों न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति एस कार्निक की एक खंडपीठ ने कहा कि वह समय की कमी के चलते सुनवाई अगले दिन जारी रखेंगी। दोस्तों अदालत ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष तौर पर आज दोपहर में बैठेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के बाद अब इन राज्यों ने भी पटाखों पर लगाया बैन। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने दीपावली से ठीक पहले पटाखों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल दोस्तों इस महामारी और प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों ने इस साल दिवाली पर पटाखे जलाने पर बैन लगाने का फैसला किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोग पहले ही इस महामारी की मार झेल रहे हैं और अब प्रदूषण से भी दिल्ली वासियों का सांस लेना दुभर हो गया है। लिहाजा गुरुवार को दिल्ली सरकार ने अपने कई अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की और पटाखों पर बैन लगाने का फैसला किया। इसके बाद देश के दूसरे राज्यों ने भी आतिशबाजी पर रोक लगाने का फैसला कर लिया है। दोस्तों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में इस महामारी के केस के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है, जो आगे के दिनों में काफी खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों दिल्ली के अलावा जिन जिन राज्यों ने पटाखों पर बैन लगाया है उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान, चंडीगढ़ भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए के तहत केस चलेगा, केजरीवाल सरकार ने दे दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए के तहत केस चलाने के लिए पुलिस को मंजूरी मिल गई है। कई महीनों के विचार विमर्श के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पुलिस को यह स्वीकृति दे दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उमर खालिद को गिरफ्तार किया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों में 57 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अन्य आरोपियों के साथ अगस्त में उमर खालिद को अरेस्ट किया था। इसके बाद पुलिस ने अगस्त में चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में कहा गया कि दंगों से पहले आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने 8 जनवरी को उमर खालिद और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के खालिद सैफी से मुलाकात की। इस मीटिंग में उमर ने हुसैन से कहा कि ट्रंप की यात्रा के वक्त कुछ बड़ा यानी कि दंगों के लिए तैयार रहें। चार्जशीट के अनुसार उमर ने कहा कि वह और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग ताहिर की वित्तीय मदद करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चरमपंथ पर लगाम लगाने के लिए इस देश का बड़ा ऐलान, कट्टरपंथी मस्जिदों पर लगाया बैन। जी हां दोस्तों, फ्रांस के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने कट्टरपंथ के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों सोमवार को वियना में हुए आतंकी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने कट्टरपंथी मस्जिदों को बंद करने का आदेश दिया है। वियना में 6 अलग अलग स्थानों पर हुए हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए थे। समाचार एजेंसी AFP की खबर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के गृह
मंत्रालय ने कट्टरपंथी मस्जिदों को बंद करने का फैसला लिया है। दोस्तों आपकी इस जानकारी के लिए बता दें, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में सोमवार को हुई गोलीबारी में आतंकी संगठन आईएसआई का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री कार्ल्स नेहमर ने कहा कि वियना में पुलिस की गोली से मारा गया संदिग्ध बम बेल्ट पहने हुए था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि वह आईएसआई का आतंकी था। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑस्ट्रिया में हुए आतंकी हमले पर शोक जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि दुख की इस घड़ी में भारत अपने दोस्त ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए नेफेड ने उठाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के प्रयासों में तेजी ला दी है। सहकारी संस्था नेफेड ने शुक्रवार को कहा कि उसने 15,000 टन आयातित प्याज की आपूर्ति के लिए आदेश जारी किया है। इस संबंध में बोलीदाताओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। दोस्तों नेफेड ने कहा कि इससे घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतें काबू में रहेंगी। नेफेड ने आगे कहा कि आयातित प्याज बंदरगाह शहरों से वितरित किया जाएगा, इसलिए तेजी से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से पूछा गया है कि उन्हें कितनी मात्रा में प्याज चाहिए। दोस्तों नेफेड ने आयातित प्याज की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए नियमित निविदा जारी करने की योजना भी बनाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका में 24 घंटे में 1,16,000 नए केस आए सामने। WHO ने कहा यूरोप में हालात बेहद खतरनाक। जी हां दोस्तों, दुनिया में इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ 90 लाख को पार कर गया है। दोस्तों 3 करोड़ 39,74,120 मरीज रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं। अब तक 12.38 लाख से ज्यादा लोगों की इस महामारी की वजह से मौत हो चुकी है। दोस्तों अमेरिका में इस महामारी का कहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहां पिछले 24 घंटे में 1 लाख से भी ज्यादा केस सामने आए हैं। यूरोप में तो हालात और खराब होते जा रहे हैं। इसको लेकर दोस्तों WHO ने वार्निंग भी दे दी है। अमेरिका में संक्रमण की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। चुनावी गहमागहमी के बीच संक्रमण के बढ़ते मामलों पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। द गार्जियन के मुताबिक 8 दिन में तीसरी बार आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा हुआ है। दोस्तों बुधवार को यहां 1,16,000 मामले सामने आए। इसके एक दिन पहले यहां पर 1,14,000 मामले सामने आए थे। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों बात की जाए भारत की, तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के मरीजों का आंकड़ा 84,41,000 को पार कर गया है। जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 1,25,000 के पार है। हालांकि दोस्तों भारत में रिकवरी रेट काफी अच्छी होती जा रही है। फिलहाल भारत में एक्टिव केसों की संख्या 5,17,000 है। जबकि भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य की बात की जाए तो वह महाराष्ट्र है, जहां पर 17 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरला, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, असम, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 4,88 लाख को पार कर गया है। जबकि दोस्तों मौतों का आंकड़ा 12,35,000 के पार है। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर लगभग 97 लाख मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। जबकि दोस्तों दूसरा नंबर भारत का है और तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 55,90,000 से ज्यादा संक्रमित लोग अब तक सामने आ चुके हैं। दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में रशिया, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, कोलंबिया, मैक्सिको, पेरू, इटली, साउथ अफ्रीका, ईरान, जर्मनी, चिली, इराक आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा जम्मू कश्मीर को अगर पाकिस्तान के साथ जाना होता तो 1947 में ही चला जाता। जी हां दोस्तों, पिछले 1 साल से ज्यादा समय में पहली बार जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते समय भावुक होकर फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि पूर्ववर्ती राज्य के लोगों का संवैधानिक अधिकार बहाल होने तक वह नहीं मरेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने भाजपा पर देश को गुमराह करने और
और जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख के लोगों से झूठे वादे करने के आरोप लगाए हैं। दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जाना होता तो ऐसा 1947 में ही हो जाता और इसे कोई भी नहीं रोक पाता। अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा देश महात्मा गांधी का भारत है, बीजेपी का भारत नहीं है। गुपकर गठबंधन घोषणा पत्र की शनिवार को होने वाली बैठक से पहले शेर कश्मीर भवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं से अब्दुल्ला ने कहा कि अपने लोगों के अधिकार वापस लेने तक मैं नहीं मरूंगा। मैं यहां लोगों का काम करने के लिए हूं और जिस दिन मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं यहां से चला जाऊंगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बीजेपी का मिशन बंगाल। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 5 साल हमें मौका दीजिए, हम बनाएंगे सोनार बांग्ला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी गतिविधियां बढ़ गई है। दोस्तों, राज्य में बीजेपी को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। दोस्तों, बंगाल दौरे के दूसरे दिन सबसे पहले अमित शाह ने शुक्रवार सुबह दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा की। दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा करने के बाद शाह ने मटवा समुदाय के सदस्य के घर पर खाना खाया। अलग अलग समुदायों से मिलने के बाद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी सरकार और पश्चिम बंगाल के सीएम पिछले 10 वर्षों में उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए हैं, वादे पूरे नहीं हुए और उम्मीद सत्ताधारी दल के खिलाफ गुस्से में बदल गई है। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि आपने कांग्रेस को भी एक मौका दिया, कम्युनिस्टों को भी बार बार मौके दिए और 2 मौके ममता जी को भी दिए। एक मौका मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को दीजिए। हम 5 वर्ष के भीतर सोनार बांग्ला बनाने का वादा करते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बाबा का ढाबा वीडियो वायरल करने वाले यूट्यूबर गौरव पर फ्रॉड करने का मामला दर्ज। जी हां दोस्तों, बाबा के ढाबा का वीडियो वायरल करने वाले यूट्यूबर गौरव वासन के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 420 का मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोस्तों, गौरव के खिलाफ यह मुकदमा खुद बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने दर्ज कराया है। मालवीय नगर थाने में दर्ज हुए मुकदमे में बाबा ने आरोप लगाया कि मदद के लिए आए पैसे में गौरव ने हेरफेर किया है। बाबा का आरोप है कि उन्हें लोगों से पता चला है कि मदद के नाम पर करीब 20 लाख रुपए आए हैं। आज इस मामले में बाबा और उनके वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। दरअसल दोस्तों, 31 अक्टूबर को कांता प्रसाद ने गौरव वासन के खिलाफ मालवीय नगर थाने में शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत में कहा गया था कि गौरव वासन ने उनके साथ फ्रॉड किया है। अक्टूबर में गौरव ने उनसे संपर्क किया, उनके व्यापार को प्रमोट करने के लिए वीडियो शूट किया। बाबा का ढाबा नाम से एक छोटा सा स्टॉल है, जिसके बाद आरोपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो को अपलोड किया, पैसे डोनेट करने की बात भी कही। इसी के बाद से सारा बवाल शुरू हुआ। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। जान लिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों की। तो दोस्तों, बीते 24 घंटों के दौरान उत्तरी पूर्वी मानसून तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय हिस्सों पर सक्रिय रहा। इस अवधि में केरल, तमिलनाडु और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हुई है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर बात की जाए दिल्ली एनसीआर की, तो दोस्तों दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण फिर से बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी के कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आगामी 24 घंटे की। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मानसून की स्थिति तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में बनी रहेगी। इसके चलते तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ जगह पर भारी बारिश भी संभव है। चेन्नई में भी मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती है। इसके अलावा दोस्तों अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर बना रहेगा। उत्तर भारत के बाकी शहरों में भी प्रदूषण गंभीर स्थिति में रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। रोज बढ़ रहे हैं सोना और चांदी के दाम। जल्दी से जान लीजिए क्या है आज गोल्ड सिल्वर का प्राइस। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में लगातार 5वें दिन बढ़ोतरी हुई है, जबकि चांदी की कीमत में लगातार दूसरे दिन इजाफा हुआ है। दोस्तों HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार सोने की कीमत आज 791 रुपए बढ़कर 51,717 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी 2,147 रुपए चढ़कर 64,500
₹178 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, योगी सरकार का बड़ा ऐलान, सीएए हिंसा के आरोपियों की सूचना देने पर इनाम की गई घोषणा। जी हां दोस्तों, संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में राजधानी लखनऊ में हुई हिंसक प्रदर्शन के मामले के आरोपियों के पोस्टर एक बार फिर जारी किए गए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि सीएए के खिलाफ पिछले साल 19 दिसंबर को लखनऊ में हुए प्रदर्शन में शामिल 8 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। दोस्तों पुलिस ने राजधानी के कई थानों और सार्वजनिक स्थानों पर इन प्रदर्शनकारियों की तस्वीर वाले पोस्टर लगाए हैं। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने 2 अलग-अलग पोस्टर जारी किए हैं। एक पोस्टर में उन प्रदर्शनकारियों की तस्वीर और पते हैं जिन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही हुई है, जबकि दूसरे में वे प्रदर्शनकारी है जो फरार तो हैं लेकिन उन पर गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा है। इन पोस्टर पर यह भी लिखा गया है कि इन प्रदर्शनकारियों की जानकारी देने वालों को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों योगी सरकार ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगले साल जनवरी में राष्ट्रपति पद छोड़ सकते हैं व्लादिमीर पुतिन, फुटेज में लड़खड़ाते दिखे। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले साल अपना पद छोड़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक वे पार्किंसंस बीमारी से पीड़ित हैं और उनकी यह बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों पुतिन 68 साल के हैं और उनकी गर्लफ्रेंड जिम्नास्ट खिलाड़ी एलिना 37 साल की है। उन्होंने उनकी बढ़ती तकलीफ को देखकर उनके पद छोड़ने का आग्रह किया है। दोस्तों जानकारी के अनुसार पिछले दिनों एक टीवी फुटेज में पुतिन लड़खड़ाते दिख रहे थे और उनकी आंखें भी स्थिर नहीं हो पा रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुतिन फुटेज में अपनी उंगलियों को चटकाते हुए भी दिखाई दे रहे थे जब उन्होंने एक कप को पकड़ा हुआ था जिसमें संभवतः दवा थी। दोस्तों पुतिन के पद छोड़ने की चर्चा ऐसे समय पर आई है जब पिछले सप्ताह पुतिन के सामने एक विधेयक पेश किया गया है जिसमें उनके आजीवन सीनेटर बने रहने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के पास होने के बाद पुतिन का जिंदगी भर के लिए रूस के राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता भी साफ हो जाता। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है क्रिकेट के जन्मदाता देश का नाम। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश है जहां पर सबसे पहले क्रिकेट खेला गया, तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।